ये थी कि आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आखिरी इजलास था और उसमें आखिरी इजलास के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनकी स्पीच सुनने वाली थी। ग्लोबल साउथ पे उन्होंने बात की है, विश्वामित्रा की उन्होंने बात की है, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने क्वाड की बात की, I2U2 की बात की, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि 450 मिलियन लोगों को भारत के अंदर गुर्बत से ऊपर लाया गया। कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अब से 2 घंटे पहले। ठीक है, उसने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मैच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा, उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर उसके बाद में जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। वरना लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और चोई साहब बिलखसूस एक आखिरी बात, जी जी। इमरान रियाज के बाद अगर देखा जाए, चोई साहब मुझे आपकी भी फिक्र होती है, क्योंकि आप भी सच बोलते हैं, आप भी बाहर जाके कोशिश करते हैं कि सच पूछ कर आए लोगों से। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। इंटरनेशनल अफेयर्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। इंडिया और कनाडा का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ मुश्किल कनाडा के लिए बढ़ती जा रही है। कभी रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है और अभी श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्लियरली ये बोला है कनाडा सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वहां पे उन्होंने स्पीच की, उस हवाले से बात करेंगे। और फिर एक अहम खबर वो ये कि यूएस के एम्बेसडर ने सीक्रेट विजिट किया पाकिस्तान साइड कश्मीर का, ग्वादर पोर्ट का। क्या वजह होगी उसकी, इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, बहुत ही ब्लंट ओपिनियन रखते हैं, बहुत ही रैशनल और अनबायस्ड बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू चोई साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर बहुत सी वैसे तो खबरें हैं इस टाइम, जो कह लें कि अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो खबरों से भरा पड़ा है इस टाइम। कोई भी आप न्यूज देख लें, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया देख लें, लेकिन एक न्यूज जो इस टाइम ट्रेंडिंग है, हर कोई न्यूज चैनल उसके ऊपर बात कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, वो ये है भारत और कनाडा का कन्फ्लिक्ट। ट्रूडो के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए जो मुश्किलात हैं बढ़ती नजर आ रही हैं। इवन उनकी अपने जो अपोजिशन है कनाडा में, वो उन्हें बहुत टफ टाइम दे रही हैं इस वजह से। साथ ही साथ रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? खास तौर पे जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि कनाडा इज सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की जो खबर है कि कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया अब से 2 घंटे पहले। ठीक है। उसकी वजह जो एक वजह बनी है, उन्होंने एक 98 साला यारोस्लोवो होंगोस्लाविया से वार हीरो करके उन्होंने उनको बुलाया और उनको स्टैंडिंग उनको लिए बड़ी तालियां बजाई गई, बड़ा इस्तकबाल किया गया। और बाद में पता चला है कि वो नाजी थे जी और बिल्कुल। उनको पहले उन्होंने माफी मांगी। और आज स्पीकर साहब एंथनी रोका ने रिजाइन किया है। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं, या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। तो एक तो ये वजह मैं बताना चाहता हूं, ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है अब से 2-3 घंटे पहले। अब मैं वो जो श्रीलंका के जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के पीछे वजह यह है कि आज से पहले यह तामिल जो सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट थी, कनाडा उन लोगों को भी यहां अकोमोडेट करता रहा है कनाडा के अंदर। तो कनाडा, और ये एक जनरल कंसेप्शन ये है, तो कनाडा जो है वो पॉलिटिकल असाइलम की नजर में कि उसकी आड़ में
मुफ्त ज्यादा रिसर्च नहीं करता। मैं जब देख रहा था बातें, तो इन्होंने देखें, अब जब बगैर रिसर्च किए किसी को बुला के अपनी कैबिनेट में उसको हाईएस्ट अवार्ड देना, फिर उसके बाद मैं जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे, बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहां पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। वरना श्रीलंका की जो बात है, जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने की है, वो फिलहाल ठीक लगती है। 26 एक्स्ट्राडिशन के केसेस थे जो भारत ने कनाडा से कहा था कि इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, और एक भी एप्लीकेशन जो है, एक भी रिक्वेस्ट अकोमोडेट नहीं की गई। लेकिन इससे मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं। अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। तो दर हकीकत कनाडा को, एज ए वहां की एस्टेब्लिशमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, वहां के सियासतदानों को फ्यूचर के अंदर कनाडा का जो एक इमेज है उसको ठीक करना होगा। वरना जिस तरह बताया कि अब लोग बात करते हैं कि 1985 की हाई जैकिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दिए गए। फिर उसके बाद जो जो जिन लोगों को दूसरे ममालिक दहशतगर्द करार देते हैं, उनको कनाडा रेफ्यूज प्रोवाइड करता है। तामिल टाइगर्स जो थे श्रीलंका, बिल्कुल ठीक कह रहा है, उनको भी अकोमोडेट किया जाता था वहां पे। तो ये एक अमाजगा बनती जा रही है टेररिस्ट लोगों की, ट्रबल मेकर्स की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंट एक मर्डर हुआ है वहां पे, जिसके ऊपर जो गिल साहब थे वो मर्डर हुए हैं, और वो वहां पे जो उसके ऊपर इल्जाम है कि गैंग मर्डर हुआ है वो। तो ये फिर एक क्राइम की और दहशतगर्दी की एक अमाजगा बनता जा रहा है। कनाडा को अपना इमेज फ्यूचर में चेंज करना होगा, वरना दे विल स्टे बिहाइंड, दूसरी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। डेफिनेटली ऐसा यार, कुछ लोग तो अभी कंपैरिजन करते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है कनाडा, या पाकिस्तान जिस तरीके से गलतियां कर चुका है पास्ट में वही शायद अब कनाडा करता नजर आ रहा है। सर कुछ लोगों का पाकिस्तान में, जब आपको पता है मैं पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, लोगों से जाके बात करता हूँ और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर हम कोशिश करते हैं बात कीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई श्रीलंका ने अगर इंडिया की फेवर कर दी कोई बड़ी बात नहीं है, बांग्लादेश ने अगर इंडिया की फेवर कर दी कोई बड़ी बात नहीं है, ये जितने भी छोटे कंट्रीज हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं छोटे, वो तो उनके जेरे असर हैं, जेरे साया हैं, और इंडिया जैसा चाहता है वैसी स्टेटमेंट कहलवाता है। सर आपको इस चीज में कोई मतलब ऐसी जान दमखम लगता है कि भाई इंडिया के कहने की वजह से श्रीलंका ने ऐसी स्टेटमेंट दी होगी? मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, सबसे पहले भारत ने जाके उनकी मदद की थी, उनको याद होना चाहिए। और उन्हें श्रीलंका ने अगले दिन इस चीज को एक्नॉलेज भी किया है कि जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस थे, सबसे पहले जाके हमें भारत ने रेस्क्यू किया। और दूसरा मैं एक बताना चाहूंगा कि उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि G20 में भारत इन्वॉल्व है, I2U2 में वो इन्वॉल्व है, ब्रिक्स की लीडरशिप उनके पास है। तो जब एक इस साइज की लीडरशिप आपके पास हो, तो आपके आसपास लोगों के उन कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। मैं बल्कि अगले दिन ये खुद सोच रहा था कि काश इतना अच्छा होता कि हमारा पाकिस्तान भी G20 में भारत जाता, काश हमारे रिलेशनशिप भी ठीक होते भारत के साथ। आपको कनाडा ऑस्ट्रेलिया से दालें इंपोर्ट ना करनी होती, आप भारत से सब्जियां और दालें ले लेते। काश ऐसा होता कि आप उनकी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते। काश आपके रिलेशनशिप उनके साथ इतने अच्छे हों, ट्रेड करें। मैं आज आपको गारंटी करता हूं कि पाकिस्तान आज भारत, ईरान, अफगानिस्तान, इनके साथ आज ट्रेड शुरू करे, आपकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। लेकिन आपका इस वक्त अगर देखा जाए तो उस आप रीजन में बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। उस आपके जिन कंट्रीज का मैंने नाम लिया, इंक्लूडिंग चाइना, आप कहते हैं हम चाइना के इजराइल हैं, लेकिन आप उनके इजराइल नहीं हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप चाइना के इजराइल बन जाएं, लेकिन आप उनके भी नहीं हैं। क्योंकि जब IMF के पैसे लेने होते हैं, आप CPEC बंद करा देते हैं। जब अमेरिका की जरूरत पड़ती है, F-16 के पुर्जे लेने होते हैं, आप CPEC को फ्रीजर में रख देते हैं। आप काश किसी एक मुल्क के साथ चल सके, लेकिन चलेंगे तभी जब आपकी इकॉनमी ठीक होगी, अपने पांव पे खुद खड़े होंगे। आज आपके रिलेशन जो है वो डॉलर बेस है, जहां से पैसा मिलता है आप उनके साथ चलते हैं, और चलना पड़ता है आपको, आपकी मजबूरी है उनके साथ चलना, क्योंकि वो आपको फीड करते हैं। फीड भी आपको नहीं करते, वो जो आपकी रूलिंग एलीट है
उनकी शॉपिंग, लंदन की, टोरंटो की प्रॉपर्टियों की देखभाल के पैसे आपको देते हैं, आप वो आपके मुल्की मुफाद के खिलाफ फैसले करते हैं। काश 25 करोड़ लोग अपनी किस्मतों के फैसले खुद कर सकते हो। ऐसे ही है, और इसमें कोई शक नहीं है, डॉलर इस टाइम पाकिस्तान के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है, ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है। हमें जहां से डॉलर मिलेगा, हमें अपने सर्वाइवल के लिए, पहले ये था कि अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाने के लिए हमें डॉलर लेने पड़ते थे, अब हमें अपने सर्वाइवल के लिए डॉलर लेने पड़ते हैं। अभी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और ऐसी कंडीशन में चाइना अगर हेल्प करेगा तो हम चाइना की जुबान बोलेंगे, अमेरिका हेल्प करेगा अमेरिका की जुबान बोलेंगे, मे भी कल को इंडिया हेल्प करे। तो यहाँ पे एक मतलब इस तरीके से माइंडसेट बनाया जाए तो हमें जो सा 75-76 साल से जिसको दुश्मन बताया जाता रहा, फिर उसे जो सा दोस्त भी बताया जाए। मैं तो इस चीज का ख्वाहिशमंद हूं, पैसों के लिए नहीं, प्रॉपर पॉजिटिव माइंड के साथ, ट्रेड के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए अगर ऐसा होगा तो मैं खुद ऐसा चाहूंगा। सर ये बताइएगा, अभी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कोई सीक्रेट विजिट किया था पाकिस्तान साइड, कश्मीर का, ग्वादर का, और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्व की। क्या समझते हैं G20 जो कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर में हुई, वहां पे भी अमेरिका के एम्बेसडर मौजूद थे, यहाँ पे भी सीक्रेट विजिट किया गया, क्या समझते हैं, कोई बीच में आके कोई रिलेशन बेहतर करने की उम्मीद नजर आ रही है? अमेरिका क्या इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में इकट्ठा करने वाला है, या मजीद कोई मसले मसाइल बढ़ने वाले हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जाती तौर पर कश्मीर उनके रडार पे है या नहीं है। पाकिस्तान के एम्बेसडर जो है उनके गैर मामूली मुलाकातें नोटिस में आई गई हैं। इलेक्शन कमिश्नर को मिलना, आईजी पंजाब को मिलना, और कई लोगों से उनकी मुलाकातें वहां पे हुई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में, मैं इसको इंडिकेट करूंगा कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस उस रीजन में बढ़ा रहा है कि शायद पाकिस्तान से भी इस वक्त ताइवान के बारे में जो है वो आगे फ्यूचर में अगर ताइवान में कुछ करना हो अमेरिका में, तो अमेरिका ने कुछ करना हो तो वो ताइवान में पाकिस्तान की कुछ सपोर्ट हासिल कर सके। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस वक्त को कश्मीर उनके रडार पर है, या कश्मीर उनको इतना जरूरी नजर आता है कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप ठीक हो आपस में, तो वो अमेरिका को कोई बेहतरी उनमें आएगी। मैं आई डोंट थिंक सो। दूसरा, पाकिस्तान को साथ रखने में वो चाइना को आइसोलेट करना चाहते हो, ताइवान में सपोर्ट हासिल करना चाहते हो, यूक्रेन के अंदर उन्होंने सपोर्ट हासिल की है। यहाँ पे एक जो न्यूज़पेपर है पिछले दिनों, जिसको इंटरसेप्ट कहा जाता है, जिन्होंने पहले इमरान खान साहब के साइफर को यहाँ पे प्रिंट किया था, उन्होंने पिछले दिनों खबर दी थी, ये उनकी खबर थी, ये मेरी खबर नहीं है, कि पाकिस्तान ने IMF का पैकेज जो है वो उसके ऊपर सौदेबाजी की है, और यूक्रेन को गोला बारूद जो है वो दिया है, उसके बारे में था। तो इस तरह की चीजें उनके कश्मीर नहीं, कई और उनके मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से वो अपना अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो अपना हासिल करते हैं। काश हमारे लीडरान भी पाकिस्तान के मुल्की मफाद के लिए कुछ देखें, सोचें। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो सारा लंदन और टोरंटो जा रहा है, ये आपको पता है, दुख के साथ है। वर्ल्ड बैंक की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 9 करोड़, आपके आबादी के 9 करोड़ लोग इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन पर जा चुके हैं। आपका इन्फ्लेशन रेट जो है 39% वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है। आपके जो IPP के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपने बिजली के लिए किए थे, अगर वो कौम को दिखाए जाए तो कौम की चीखें निकलेगी। लेकिन हमारे लोगों ने किए हैं, ये रिश्तेदारों को दिए हैं, जिस तरह भी किया है। लेकिन पाकिस्तान को लूटने का कोई मौका भी आपकी रूलिंग एलीट जो है वो जाया नहीं करने दे रही। ठीक है सर, और डेफिनेटली जो अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये हमें, हम थोड़ी बहुत खबर रखते हैं, थोड़ा बहुत इस फील्ड में है, काम करते हैं, तो आइडिया है। आम इंसान को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का क्या पता? आम इंसान को क्या पता कि पाकिस्तान दिन ब दिन किस दलदल में फंसता जा रहा है? हमें अभी भी बेहतरी के बारे में नहीं बताया जाता, अभी भी हमें विजन नहीं दिया जा रहा। शायद इसी वजह से कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से बेहतरी की उम्मीद नहीं है। सर अभी एक और खबर थी, इसके ऊपर भी मैं आपसे जरूर ओपिनियन लेना चाहूंगा, क्योंकि आप अमेरिका में मौजूद हैं, और अमेरिका से ही खबर है कि भाई इंडिया के बाद, यानी आउटसाइड इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में बनाया जा रहा है, जिसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक साइड पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिर, और दूसरी साइड पे इस्लामोफोबिया की भी बात की जाती है वहां पे। क्या अभी भी इस्लामोफोबिया उसी तरीके से बात की जा रही है? कहीं वहां पे मसाजिद भी इसी तरीके से बनाई जाती हैं? देखिए, मसाजिद अमेरिका के अंदर, मैं जाती तौर पे अगर मुझसे पूछें बहसीते मुसलमान, मैंने जितनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ देखी है एज ए मुस्लिम, मैंने इतनी सऊदी अरेबिया में भी नहीं देखी, हालांकि वो एक मुसलमान कंट्री है। और पाकिस्तान में तो खैर आप मजहबी आज़ादी की तरफ जाते ही नहीं है, आप जिस तरीके से आपके हालात है वहां पे। लेकिन यहाँ पे मंदिर, मैंने बड़े बड़े शानदार मंदिर देखे हैं, कोई शक नहीं। मैंने मस्जिदें देखी हैं, टर्की ने यहाँ मस्जिदें, बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिदें बनाई, कोई शक नहीं, क्योंकि मजहबी आज़ादी है यहाँ पे।
यहाँ पे मजहब आपका आपका जाती मैटर है। खुदा के साथ रिलेशनशिप आपका जाती, मैं खुद इस चीज पे बिलीव करता हूं। आपका जो ईश्वर है, खुदा है, वाहे गुरु है, जीसस क्राइस्ट है, जो कुछ भी है आपका जाती मसला है ये। आपको बहसीते इंसान, अगर अच्छे इंसान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर अच्छे इंसान है तो तभी आप अच्छे हिंदू, अच्छे मुसलमान, अच्छे सिख बन सकेंगे। हर मजहब की प्रीचिंग, मैंने बहुत पढ़ा है मजाहिब के बारे में, जो सब हर मजहब यही प्रीच करता है, एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो, और यही सारा मजहब। लेकिन हम इस पे अमल नहीं करते। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा। आप सारा दिन जो है एक दूसरे को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकात, कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, बरकतें हो, लेकिन आप एक दूसरे की कमर में छुरियां मार रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, जेबें काट रहे हैं। सिर्फ सलाम करने की ट्रांसलेशन को दिल से समझ लिया जाए तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती, सारी बीमारियां। हर बात लेकिन ये पे कि हर बात पे हमें माशाल्लाह, इंशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये चीजें तो हम बिल्कुल ऐसे बोलते हैं जैसे हमें हमारे ऊपर ये चीजें बिल्कुल ऐसे, लेकिन इनको हम शायद मतलब को ही नहीं जानते, शायद हम इन्हें प्रैक्टिकली अपने माइंड में रखते ही नहीं है, बस जुबान पे एक चढ़ चुकी है बात, वो बोल देते हैं और हमारा मजाक बनता है। सर इसी वजह से शायद मजाक बनता है कि भाई पूरी दुनिया में मजहब के ठेकेदार पाकिस्तान है, उतना तुर्की को नहीं टेंशन होती, उतनी सऊदिया को नहीं टेंशन होती जितनी पाकिस्तान को होती है। लेकिन पाकिस्तान का अपना कानून शरी कानून नहीं है। पाकिस्तान में खुद जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है क्या इस्लाम के मुताबिक है? डेफिनेटली नॉट। आपके पासपोर्ट पे लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ना इस्लामी है ना जमहूरिया है। अब आप खुद बता दें पाकिस्तान कितना है। मेरी नजर में तो आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं, अभी तक शुरू ही नहीं किया आपने। आपने इतने लोगों को यहां से उधर भेजा, उधर से इधर किया। मुहाजिरीन को आपने कहा कि आओ आपको इस्लाम दें, मारी खब्बी तकाई खब्बी तो मारी सज्जी तुसा उन्होंने। कोई इस्लाम वाली गल नहीं होती। केड़ी गल जी इस्लाम वाली होती? सारी दिहाड़ी एक एक गली 6-6 मस्जिदां ने, और हर मौलवी दूजे मौलवी ਨੂੰ कह रहा है काफिर है। देख लो जी, नहीं हो रहा, दसो मैंने उसे। हाँ जी, पहला तो यह कहा जाता है कि भाई असी जेड़ा ना जिहाद करना है अपना नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट जिहाद करना होन, ते मैं समझना वा जो पाकिस्तान ने जिस टाइम 97% 95% आलमोस्ट मुसलमान ने कि 100% भी हो जाएंगे लड़ाइयां इंज ही रहनगियां। पहला हुंदा सी किधरे जी मिनोरिटी दे उत्ते जुल्म, फिर उस तो बाद हो जाएगा शिया सुन्नी दा, वाबी देवबंदी दा, इस तरीके नाल इशू जेड़े ने ना असी आपस विच लड़ते रवांगे। बिल्कुल, वेरी ट्रू। और सब तो बड़ी गल और सबसे बड़ी बात जो मैं चॉइस साहब कहता हूं कि मजहब की फिलॉसफी को, उसके ओरिजिन को, उसके स्पिरिट को आपने नहीं समझा। रिचुअल्स पे जोर है। जितने ज्यादा फ्राडिये जखीरा दोज हैं वो हर साल हज भी कर रहे हैं, उमरा भी कर रहे हैं। यही है सर। एक और चीज है यहाँ पे, मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं, एंकर इमरान रियाज खान है, उन्हें रिलीज किया गया है और उन्हें जो घर पहुंच चुके हैं, जो उनकी देखने में जो उनका कंडीशन है बहुत ही हैरत अंगेज लगती है। क्या कहना चाहेंगे, 4 माह कहाँ पे रहे होंगे? और उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर पाकिस्तान में बात करें तो आज के दौर में आपको लगता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच वैसी है जैसे कि वेस्ट में है, जैसे जैसे किसी एक कंट्री में होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो ऐसा मैं आपको 2-4 चीजें पहले तो इमरान रियाज के हवाले से बताना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त, करीबी दोस्त जो कि जर्नलिस्ट हैं, वो मिलकर आए हैं और मेरी उनसे फोन पे बात हुई है। इंतहाई अफसोसनाक उनके जो हालात हैं, इंतहाई अफसोसनाक। उनकी बेचारे, उनकी सेहत, उनकी स्पीच एबिलिटी उनकी सारी खराब हो चुकी। मुख्तलिफ किस्म की राय है। मुख्तलिफ राय ये है, कहते हैं कोई, कुछ कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब ने छुड़वाया इनको, जी कुछ कहते हैं कि सियालकोट पुलिस वाले वैसे ही दे गए हैं। लेकिन जिन्होंने जो कुछ भी किया है ज्यादती है। अब मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात करना चाहूंगा। इस वक्त पूरी दुनिया का अगर देखा जाए तो ना अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और दुनिया में कहीं भी अगर देखा जाए तो देयर इज नो ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस वक्त कैंसल कल्चर है। मुख्तलिफ किस्म के लोग बोलियां बोल रहे हैं। जर्नलिज्म खत्म हो चुका है, मीडिया एंटरप्राइज है। हर टीवी चैनल को, हर हर जो अमेरिका के अंदर, इवन देन CNN, इवन देन फॉक्स, इन सब को कॉरपोरेशन ओन करती हैं। उनका अपना अपना एजेंडा है। अपनी मर्जी की चीजें बोलते हैं, लोगों का माइंड सेट करते हैं। वोटर्स, ये इस तरह समझ लें कि एक कैंपेन चल रही है 24/7 इलेक्शंस की कैंपेन। इंटरेस्ट, वो कहते हैं ना कि स्पेशल इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है, अफसोस के साथ, दुख के साथ। और इस दौर में खासकर जर्नलिज्म का ना होना, मैं समझता हूं दिस इज अ बिगेस्ट थ्रेट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के लोग अपने अपने बयानियां देते हैं जिनके पीछे फाइनेंशियल चीजें होती। ओरिजिनल, मैं अब एक अर्ज करना चाहूंगा, ओरिजिनल जर्नलिज्म क्या है कि वो तस्वीर का असली रुख दिखाएं, उसको राइट साइड दिखाएं, लेफ्ट साइड दिखाएं, और लोगों के ऊपर छोड़ दें कि वो अपनी क्या ओपिनियन बिल्ड करते हैं। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। आज ये नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। और जो सच बोल रहे हैं लोग, उनको, वो लोग कहते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म के नाम रखे जाते हैं जो सच बोलना चाहते हैं। लेकिन देखें, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, और सब बिलखसूस, एक आखिरी बात,
जी जी। इमरान रियाज के बाद अगर देखा जाए, चोइस साहब, मुझे आपकी भी फिक्र होती है, क्योंकि आप भी सच बोलते हैं, आप भी बाहर जाके कोशिश करते हैं कि सच पूछ कर आए लोगों से, उनसे निकाल के लाए, उनकी तकलीफें सुन के आए। और जो भी ये इस तरह की चीजें करता है, उसकी 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 सेफ्टी जो है, चाहे आप कहीं भी हो दुनिया में, उसके लिए मैं फिक्रमंद हूं, मैं फिक्रमंद हूं उसके लिए। ऐसे ही है सर, आपकी ये फिक्र का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये है कि आप जैसे जब बड़े हमारे साथ होंगे, हमारे भाई हमारे साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं हौसला रहता है और कहीं ना इंशाल्लाह। कहीं दिल में ये बात रहती है कि भाई देखो, अगर लेट्स सपोज हमारे से कोई कांटेक्ट करता है अदारा, कोई एजेंसी, तो हम ये अपनी चीजें सामने रखेंगे, अपना रिकॉर्ड सामने रख भी चुके हैं कि भाई कहाँ पे हम एजेंट हैं। एक तासुर ये दिया जाता है, ये मिनॉरिटी की बात क्यों करता है, ये हिंदुओं की बात ही क्यों करता है, ये अपना क्रिश्चियंस की बात ही क्यों करता है, पाकिस्तान में दूसरे इश्यूज नजर नहीं आते। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में इस टाइम कौन सा ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमने बात नहीं की, कौन सा ऐसा अच्छी चीज है जो हम नहीं दिखा रहे, तो फिर हमें आप पकड़ सकते हैं, फिर आप हमें ब्लेम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। चौधरी साहब, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि मैं आज किसी से बात कर रहा था, मैं 35 साल अमेरिका में रहा हूं, मैं अपने अंदर से पाकिस्तान नहीं निकाल सका, और जबरदस्त। मैं जख्मी हूं। मेरी ख्वाहिश है, मेरे कान तरस गए हैं कि मेरी मादरे मिल्लत से मेरे लिए कोई अच्छी खबर आए, पाकिस्तान के लिए। मेरे कान तरस गए इस चीज को। और ये सारा मेरा दुख है जो मेरे चेहरे पे सारा आता है, सारा दुख है मेरा। अब जी जी। मुझे ये बताएं, जो सब अपने अपने लिए अच्छा खा लेना जो है वो कोई जिंदगी नहीं है। 9 करोड़ जो मेरे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, अगर मैं उनके बारे में बात भी ना करूं तो ये ज्यादती है। ज्यादती है बिल्कुल। मुझे और बताना चाहिए, और जो उनको लूट रहे हैं उनको कंडेम करना चाहिए, उनके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। पॉइंट ये आउट लेकिन करना मेरा चाहिए। मेरे वतन से प्यार है, ये मेरा वतन मेरे से प्यार है। देखिए, मेरी पहचान है पाकिस्तान। मैं जबान बोलता हूं पाकिस्तान की, मैं खाना खाता हूं तो पाकिस्तानी, मैं चलता हूं तो मैं पाकिस्तानियों की तरह चलता हूं। मैं पाकिस्तान को किस तरह बिट्रे कर सकता हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं अब इस चीज से बेजार हो चुका हूं, बिल्कुल देख देख के आपने हर हरबा कर लिया है, हर तरीके से पाकिस्तान को लूट लिया है। मैं ये कहता हूं 21st सेंचुरी जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। अब नफरतों को खत्म, आपने नफरतें 76 साल की हैं, कोशिश करें बेहतरी की, कि अब कुछ कोई और आइडिया लगा कर देखें, कोई बेहतरी का आइडिया लगा कर देखें। अब ये दौर जंगों का नहीं रह चुका है, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब जियो इकोनॉमिक्स में दो लोग आपकी इकानमियां खत्म कर देते हैं, जिस तरह आपकी इकानमी है इस वक्त बुरी हालत में। आप जो पैसे देते, आप अब बिल्कुल कहते हैं ना, उठ कच्छे च बैठे हो तुसी, बुनैन भी कोई नहीं, जिथों रोटी ਲੱਭ जाओ तो पीछे टुर पैंदे हो। ये ਤੁਹਾਡੀ फॉरेन पॉलिसी। सर ऐसा ही है। प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग रहा सर। लास्ट में मुझे यही बताएंगे, जहां से हमने टॉपिक का स्टार्ट किया, प्रोग्राम को स्टार्ट किया, कि भाई अगर जो अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको लगता है जितनी मुश्किलात उनकी इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती जा रही हैं, इवन अपने कंट्री में उन्हें जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो कुछ हल की तरफ आएंगे, क्या वो माफी की तरफ आएंगे, अपनी गलती को मानेंगे और हालात को बेहतर करने की तरफ आएंगे, और इसी में मेरे शायद ख्याल में उनका फायदा है। मेरे ख्याल में चौधरी साहब, आज जो वहां के स्पीकर का रिजाइन था, एंथनी रोका का, उसने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मेच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा, उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। और दूसरा, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है सिख कम्युनिटी को। दूसरा नुकसान पहुंचाया उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को। तीसरा नुकसान उन्होंने कनाडा में रहने वाली हर माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया, उनके इमेज, अपने कंट्री के इमेज को नुकसान पहुंचाया। बहुत अब खराब हुआ उसका है। अजाला किस तरह होगा? उसका अजाला कोई और नया लीडर, नया वजीर आजम आके करेगा, जो कनाडा का जो एक एतमाद था दुनिया में, दुनिया के अंदर जो उनका एक गुडविल थी, एक एतमाद था उनका, वो बहाल कोई नया बंदा ही करेगा। अब वो जस्टिन ट्रूडो के बस की बात नहीं है मेरे ख्याल। ऐसा ही है सर। और मैं ये समझता हूँ, वैसे तो हमारा ना एक्सपीरियंस है इतना, लेकिन अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, जो हम जियो पॉलिटिक्स जिस तरीके से देख रहे हैं, अभी भी मामला तभी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि वहां से जहां से स्टार्ट हुआ मामला, जहां से स्टेटमेंट पहले आई, वहीं से कोई बेहतरी की स्टेटमेंट आए, रिलेशन बेहतर करने की बात आए। तो मैं ये समझता हूँ इंडिया भी 1 मिनट नहीं लगाएगा अपने रिलेशन बेहतर करने में, क्योंकि जिस तरीके इंडिया तो इस टाइम समझ चुका है मेरे ख्याल से कि भाई किसी से भी नफरत नहीं रखनी, जंग किसी से नहीं करनी, इकोनॉमी को बेहतर करना है। उनकी दौड़ है नंबर 1 बनने की, उनकी दौड़ है नंबर 3 में आने की। लेकिन दूसरे कंट्रीज अगर इस चीज को समझें तो शायद बेहतरी होगी। सर लास्ट में पूरे हफ्ते की जो जियो पॉलिटिक्स है, पूरे हफ्ते की जो न्यूज है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट हुई हैं, आने वाले हफ्ते में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, अगर सर आप 2 या 3 मिनट में हमें ये एक्सप्लेन करें तो देखने वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो सबसे बड़ी बात आज एक जो हुई है वो ये थी कि आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आखिरी इजलास था, और उसमें आखिरी इजलास के अंदर
डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनकी स्पीच सुनने वाली थी। ग्लोबल साउथ पे उन्होंने बात की है, विश्वामित्रा की उन्होंने बात की है, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने क्वाड की बात की, I2U2 की बात की, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि 450 मिलियन लोगों को भारत के अंदर गुर्बत से ऊपर लाया गया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अफ्रीकन यूनियन का जो G20 का इजलास था, अफ्रीकन यूनियन को जो G20 की मेंबरशिप दी गई है, वो बहुत बड़ी बात थी। आज उन्होंने इन सारी चीजों पर बात की। उन्होंने कहा किस तरीके से हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं, जिस तरीके से नया जो उन्होंने जो एक प्लान दिया है, खासकर जो ट्रेड कॉरिडोर के बारे में, उसकी उन्होंने बात की। और जो अगली एक बात जो मैं इस वक्त आज जो भारत की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ अचीवमेंट है, 90,000 स्टूडेंट को वीजा दिया गया है। ऐसे ही है, 90,000 स्टूडेंट को वीजा दिया गया। और इसकी बात किसने की है? एरिक गार्स्टी जो हमारा इस वक्त अमेरिकन एम्बेसडर है, उसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के अंदर जाके स्पीच जो दी है, उसके अंदर उसने कहा है कि हमने 90,000 वीजा दिया है। विजिट वीजे की जो वेटिंग लिस्ट थी उसको 50% हमने कम कर दिया है, और हमारा टारगेट 1 मिलियन वीजा देना है 2023 के अंदर। ठीक और है। जो मैं इसकी एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा कि वो 2 नए कौंसल जनरल खोल रहे हैं भारत के अंदर, एक बंगलौर में और एक हैदराबाद में, और उसी वाइस वर्सा अमेरिका के अंदर भारत भी 2 अपने कौंसल जनरल खोलेगा। ये कहां से शुरू हुआ है? ये मोदी साहब के अमेरिका के ट्रिप के अंदर ये बातें की गई थी, टू बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्चुअल और यूथ का। वो टनल वो उस पर काम शुरू हो चुका है। 20 यूनिवर्सिटीज के साथ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है, जो कि ट्रेड उनके आपस में स्टूडेंट एक्सचेंज होंगे। जो इससे अगली बात मैं ये करना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने अपने ट्रिप के अंदर जो H1B वीजा होता था, जिसमें भारतीय जब ग्रीन कार्ड लेते थे तो उनको कंट्री छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, उससे भी उन्होंने एग्जेम्पशन दिलवाई थी अपने ट्रिप के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि इस हफ्ते में जो और कई चीजें हुई हैं, कई इस वक्त यूक्रेन जंग जो है वो अगले स्टेज पे जा रही है। अमेरिका के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो सियासत, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ कई इंतकामी सियासत की चीजें हो रही हैं। हंटर बाइडन के खिलाफ कई चीजें इस वक्त जो केसेस हैं वो कई फुर्ती उसमें आ रही है। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो नई डेवलपमेंट हो रही है। पेयर्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठी हो रही है। नून लीग जो है वो अपना बयानिया जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। हमारे काकड़ साहब ने बयान दिया है कि इलेक्शन जो है वो इमरान खान के बगैर भी हो सकते हैं। तो सारी कई ये मिली जुली खबरें जिनको मैंने कोशिश किया है कि आखिरी में 1 मिनट के अंदर इसको कवर करूं। जबरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और काकड़ साहब ने एक और भी स्टेटमेंट दी थी, चाहे वो 3 साल पहले दी थी हिंदुओं को लेके पाकिस्तान के, उसके ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा की तरह। देखने वालों को ये कहूंगा कि आपको तारड़ साहब की बातें, उनकी ओपिनियन कैसी लगी, आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट किस गेस्ट को हम रिक्वेस्ट करें कि हमारे प्रोग्राम में ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।